नमस्कार है आप सभी को। आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज़। पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। मैं एक बार फिर जुड़ चुकी हूँ अपने किसान भाइयों का खास कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यह है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। और इसमें हम लगातार एक लंबी सीरीज लेकर आ चुके हैं आप तक। और आप हमारा ये कार्यक्रम हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर सुनते भी हैं, उसे ट्यून करके, और साथ ही साथ दूर दराज यानी देश दुनिया तक हमारे ये कार्यक्रम, हमारे विशेषज्ञों की जानकारियां पहुंचे। इसके लिए हमारा जो यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज, उस पर सभी कार्यक्रम, सभी जानकारियां आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़े हैं, जिनको आपने पहले भी सुना है। वो हैं श्री संतोष कौशिक जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी के यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। संतोष जी, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले तो मैं आपका, तरुण जी का और जो सरकार का कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जिसके थ्रू किसानों को बहुत फायदा मिले, और 90.4 का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने रेडियो टीम को पूरी को बधाई दी है और आभार व्यक्त किया है। हम भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से आप लोग अपना समय निकालते हैं और ये सारी जानकारियां जो आप समय समय पर किसान भाइयों के बीच जाकर साझा करते हैं, अब ये रेडियो का प्लेटफॉर्म है कि दूर दराज तक अब आपकी आवाज़, आपकी जानकारियाँ जा रही हैं। आज का एक और ख़ास टॉपिक, जो पहले हमने आपसे बात की थी, वो थी कैसे हम सॉइल टेस्टिंग करें, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आज हम आपसे सॉइल की ही बात करेंगे कि मृदा का स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ एक टेक्निक है INM यानी समन्वित पोषण प्रबंधन, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा के स्वास्थ्य पर, और उससे भी पहले मृदा, सॉइल हमारी फसलों के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी अच्छी वो होनी चाहिए एक अच्छी फसल के लिए, ये बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी धन्यवाद। तो इसी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाते हैं कि मृदा का स्वास्थ्य कैसे बढ़ाएं, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि मृदा कैसे लाभदायक हो सकती है, तो पूजा जी मैं ये बताना चाहूंगा कि सोइल हेल्थ, सबसे पहले तो हम ये जाने कि सोइल हेल्थ है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोइल हेल्थ है क्या और ये क्यों जरूरी है। सोइल हेल्थ मृदा का स्वास्थ्य है कि जैसे हम आदमी की बात करते हैं, ये स्वस्थ है नहीं है। ये जब आदमी, मृदा या मनुष्य स्वस्थ होगा, तो बाकी सभी जितने भी फंक्शन है हमारे शरीर में, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो सही तरीके से काम करेंगे। उसी तरह पौधा भी अगर स्वस्थ होगा तो जो उसकी उत्पादकता है, जो उत्पादन है, वो बढ़िया तरीके से होगा, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। तो सोइल हेल्थ है क्या, 3-4 फैक्टर हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है उसमें। देखिए सोइल हेल्थ क्या है, इसमें 3-4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि इसमें जो भी जीवाणु होंगे या विषाणु होंगे, ये जितने लाभदायक होंगे, जो उनकी क्रियाकलाप हैं, जो उसमें रहते हैं, जो कि पौधे के लिए, जैसे हम मानते हैं कि लाभदायक जीवाणु, जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है। वो क्या करता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको खींच करके, उसको ले करके पौधों को इस अवस्था में पहुंचाता है, अवेलेबल फॉर्म जिसको बोलते हैं, उपलब्धता पौधों को कराता है, जिससे कि वातावरण से आसानी से मिल जाती है और आपको अलग से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तो ये चीज होती है सबसे इम्पोर्टेंट की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। दूसरी चीज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी यानी स्ट्रक्चर। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी मिट्टी का टेक्सचर अच्छा है, और स्ट्रक्चर, संरचना, टेक्सचर मतलब ये हो गया कि बलुई है, दोमट है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, या चिकनी मिट्टी है, तो इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करती है अलग अलग फसलों के लिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर में ये आता है कि छोटी है, बड़े, इसके कण जो है कैसी है, इसमें पानी आ जा सकता है कि नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर, इन दोनों को अगर ये सही होता है तो ये सोइल जो हेल्थ होती है वो सही मानी जाती है। तीसरी चीज मैं मानता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हमारा ये मान के चलिए 3-4 चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सोइल का पीएच क्या है। पीएच जो है अपने मृदा के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि मृदा को जब मापते हैं कि मृदा की, सोइल की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, कि उत्पादकता हम पीएच पे नापते हैं, और पीएच जो हमारा जो अनुकूलतम होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, 6 से कम होता है, तो ये अम्लीय भूमि कहलाती है। उसके लिए हमको चूना वगैरह की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम कार्बोनेट देने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा जमीन वो क्षारीय हो जाए और इसमें हम फसल उगा सकें। अगर ये 7.5 से ज्यादा होता है अगर पीएच किसी जमीन का, तो उसको हम क्षारीय जमीन बोलते हैं। तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कैल्शियम सल्फेट डालना पड़ता है, जिसको हम जिप्सम भी आम भाषा में कहते हैं। तो तीसरी चीज जो फिजिकल, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में सॉरी बता रहा था आपको, तो उसके अलावा केमिकल हो गया,
उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जिसे मैं पीएच के अलावा बात करूं, सोइल स्ट्रक्चर हो गया और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो गया, यानी उसमें न्यूट्रिएंट कितने ज्यादा हैं कितने कम हैं। तीसरी चीज है जो मिनरल्स हैं उनकी उपस्थिति कैसी है, कम है ज्यादा है, जमीन में ज्यादा गहराई में है या जो क्ले पे है या नहीं है। तो ये चीज केमिकल प्रॉपर्टी में आती है, तो सोइल हेल्थ को बहुत ज्यादा, सोइल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी जो चीज होती है इकोसिस्टम, यानी हमारा पर्यावरण। ये क्या करता है, अगर सोइल की हेल्थ अच्छी है तो नो डाउट प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा और अच्छी एयर प्रदान करेगा, मतलब हवा वगैरह जो कि मनुष्यों को और पशुओं को हर आदमी को अच्छी हवा मिल जाएगी। और नॉर्मल सी बात है कि क्या करेगा, और क्लाइमेट भी हमारा जो कहते हैं पोल्यूशन होता है, एयर क्वालिटी जो होती है उसको भी बढ़िया करता है। ये चीजें जो सोइल हेल्थ के लिए होनी चाहिए। अब दूसरी चीज जो है मैं बताना चाहूंगा सभी अपने किसान भाइयों को कि सोइल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई सोइल हेल्थ की जरूरत क्या है, सोइल की हेल्थ जो अच्छी क्यों होनी चाहिए। देखिए चीज है, आप एक जानते हैं अगर सोइल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारी जमीन अच्छी नहीं होगी, अगर पीएच कम ज्यादा होगा तो फसलें सही तरीके से उग नहीं पाएंगी। तो क्या है, फूड सिक्योरिटी के लिए भाई आप देखते हैं लगातार 140 अरब जो हमारी जनसंख्या लगभग हो चुकी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको पूरी की पूरी खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए सभी को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले और कोई भी भूखा ना रहे। हमारे इंडिया की बात करूं मैं अगर, तो उनको उनकी फूड सिक्योरिटी हमारा सबसे पहला, हमारी कम्युनिटी का सबसे पहला जो रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं बोलूंगा कि हमको सभी को सभी भोजन मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले और कोई भी भूखा ना रहे। जो दूसरी चीज है सोइल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, ह्यूमन हेल्थ। अगर सही तरीके से फसल होगी, उसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में रहेंगे और पीएच सही रहेगा, तो वो जो न्यूट्रिएंट है, और अब जब हम अपने अन्न का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, जिंक बोरोन, तो वो हमारे शरीर में भी जाएंगे और हमारी जैसे जिंक है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया करता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया करता है। और बोरोन का जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी कि फर्टिलाइजेशन में ये जैसे पौधों में सहयोग करता है, उसी तरह ही मनुष्य में बोरोन का बहुत बड़ा योगदान है फर्टिलाइजेशन में। तीसरी चीज जो मैं बोल रहा था कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, अगर सोइल हेल्थ अच्छी है तो एनवायरमेंट क्या रहेगा, हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। एनवायरमेंट जो बढ़िया रहेगा तो नो डाउट हम लोग भी बढ़िया रहेंगे, फसलें भी बढ़िया रहेंगी और हमको ताजा हवा मिल सकेगी। और जो चौथी जो चीज है सबसे इम्पोर्टेंट कि सोइल हेल्थ क्यों जरूरी है, वो है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों, इकोनॉमिक बेनिफिट इस तरह से होगा कि जो हम फसलें उगा रहे हैं उसका उत्पादन बढ़िया होगा, क्वालिटी वाला होगा, अच्छा होगा और ज्यादा होगा। इसकी वजह से जो हमें आमदनी होगी, जो किसानों को आमदनी होगी, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक जो स्टेटस वो बढ़ेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि लगभग 55% या 55% जो भी है हमारी जो जनता है, भारतीय पूरी जनता, वो कृषि पे आधारित है और लगभग 49% जीडीपी में योगदान है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और मैं किसान भाई जिनको मैं अन्नदाता भी कहता हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे देश की जो जीडीपी है 50% लगभग किसानों पे आधारित है और उनकी वजह से हम लोग अपना जो देश का जो इकोनॉमिक स्टेटस बना हुआ है। बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं संतोष जी आपने, और बिल्कुल सही कहा है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारे ये किसान भाई जो हैं ये हमारे अन्नदाता हैं, इनको सैल्यूट है। और संतोष जी आज हम बात करें हैं आपसे मृदा के स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन अभी तक आपने यही बताया कि मृदा का स्वास्थ्य क्या होता है, यानी सॉइल हेल्थ क्या होता है। बहुत अच्छी सी बातें आपने बताई, लेकिन एक बहुत कॉमन सा सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हेल्थ के साथ साथ उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिट्टी का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह से वो साफ होनी चाहिए, क्या क्या उसमें नहीं होना चाहिए, और क्या आज के समय पे कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम मृदा को साफ रखने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान काम हो जाए उससे, वरना तो मिट्टी या खेत की सफाई करना बहुत एक मुश्किल टास्क है। जी तो मैं इसी कंटिन्यूशन में थोड़ा सा बात को आगे जारी रखता हूँ। अभी मैंने हम लोगों ने दो चीजों पे जो डिस्कस किया कि सोइल हेल्थ है क्या और वो क्यों जरूरी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये बताऊं अपने किसान भाइयों कि हम सोइल हेल्थ को बढ़ाएं कैसे, ये बहुत जरूरी है। और जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी मैं जवाब इन्हीं में दूंगा। मैं सबसे पहले देखिए कि सोइल हेल्थ कैसे हम उसको सस्टेन करें या कैसे इसको बढ़ाएं। इसके 3-4 पॉइंट है जो हम किसानों को हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो ये कि क्रॉप रोटेशन, जो मैं जानता हूँ और किसान भाई भी मुझे लगता है इस चीज को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिक्कत की वजह से वो नहीं कर पाते। क्रॉप रोटेशन के मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जैसे हम लोग एक खेत में लगातार गन्ने की फसल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यूपी वेस्ट में है तो मैं थोड़ा गन्ने की बात ज्यादा कर रहा हूँ।
गन्ने की फसल है तो उसमें लगातार एक चीज जो कॉमन आ रही है, रेड रोट, लाल सड़न रोग, जिसकी वजह से किसान भाई जो 038 जो गन्ना है हमारा, उसमें इस साल काफी नुकसान हुआ है किसानों को। और उसका सबसे बड़ा कारण था, जो मैं समझता हूँ, कई कारक है लेकिन उसमें एक बड़ा कारण जो है वो है क्रॉप रोटेशन, कि हम एक ही जमीन पे लगातार और एक ही वेरायटी उगा रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हम गन्ना उगा रहे हैं इस जमीन में, पर्टिकुलर जमीन में, तो हमको यहाँ पे मक्का का इस्तेमाल करना चाहिए या कोई दलहनी फसलों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दलहनी फसलों का इस्तेमाल करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को खींच करके या उसको ले करके उसको अमोनिया में बदलता है, जो कि पौधे को उपलब्ध कराता है। पौधा उसको नाइट्रोजन के रूप में या नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में उसको ग्रहण करता है। इसके कई फायदे हैं। दूसरी चीज, अब अगर आप रोटेशन करेंगे तो जो बीमारी जो आ रही है आपकी लगातार, तो बीमारी के लिए जैसे फंगस है, फंगस क्या करता है, जैसे आपने गन्ना नहीं बो रखा उस समय, आपकी जमीन खाली है, तो क्या करता है, कहीं और सर्वाइव करता है। तो किसी और, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं या किसी होस्ट प्लांट बोलते हैं, तो कहीं और जाके किसी घास पे या किसी और फसल पे विश्राम करता है जब तक उसको गन्ना का नहीं मिलता। तो और जैसे ही उस खेत में दोबारा गन्ना आता है या सेम प्रजाति की आती है, तो वो दोबारा जो फंगस होता है वहीं पे उसको आसानी से वो अटैक करता है, यानी इसको चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पड़ोस घास से लेकर घास में अगर वो है, विद्यमान है, तो वो जाकर के गन्ने के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसको हमको करना क्या है, पहली चीज तो सेम खेत में हम बार बार एक ही प्रजाति ना बोएं और प्रजाति भी चेंज करें। जैसे 15-0-23 गन्ने की एक अच्छी वेरायटी आ रही है, और बाकी आप लोग किसान काफी जानते होंगे, और 35 नंबर भी काफी अच्छी है, जो कि आजकल शुगर मिल भी इसको रिकमेंडेशन दे रही है। दूसरी चीज, रोटेशन आप करते रहें, इसमें मक्का लगा सकते हैं, मक्का की जगह या दलहनी फसलें लगा सकते हैं, जिससे काफी फायदा होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, जब क्रॉप रोटेशन आप करेंगे तो सोइल फर्टिलिटी बनी रहेगी, यानी जमीन की जो उत्पादकता वो बनी रहेगी। ज्यादा चीजों का, ह्यूमस का, अमीनो एसिड वगैरह जितने भी है जमीन में है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यानी हरास नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। दूसरी जो चीज है ऑर्गेनिक मैटर, हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जो हम लोग केमिकल चीजें डाल रहे हैं, इनऑर्गेनिक खादें जो डाल रहे हैं हम लोग, जैसे यूरिया, फॉस्फोरस, पोटास, इसके साथ में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी डालें। ऑर्गेनिक मैटर मतलब वर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल कंपोस्ट आता है, मोलासिस जो खाद, जो कि खाद हमको बनाई जाती है, गन्ने के जो छिलका जो रॉ मटेरियल रह जाता है बचा हुआ, उससे मोलासिस बनाया जाता है, जिसमें से पोटास, फॉस्फोरस वगैरह काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। और जैसे हम जिसको रूढ़ी की खाद या गोबर की खाद बोलते हैं आम भाषा में, उसका भी हम सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे होगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर से जिसका एरेशन होता है, जिसको होता है ना कि वायु जो हवा जो है जमीन ऊपर से लेकर नीचे तक सही सही रूप से संचार करेगी, और जब उसके अंदर जगह होगी तो ऊपर से नीचे तक पानी का बहाव सही तरीके से होगा, और उसका स्ट्रक्चर जो कहते हैं सही तरह से बढ़िया हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर डालने से। और हमारी जो है, जिसको हम कहते हैं कार्बन, जमीन को हम दो चीजों से मानते हैं कि एक तो उसका पीएच सही होना चाहिए, दूसरा उसमें कार्बनिक मात्रा कितनी है। जैसे अगर कार्बनिक मात्रा किसी जमीन में 0.5 से ऊपर है या 0.5 है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। अगर उससे कम होता है कार्बनिक मात्रा तो हम उसको जमीन को अच्छा नहीं मानते हैं, कि उसकी उत्पादकता काफी कम हो गई है। तो ऑर्गेनिक मैटर और प्लस हमारी दूसरी चीजें इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे यूरिया के साथ में हम लोग जिंक है, फॉस्फोरस है, सही मात्रा में और बराबर मात्रा में उसका इस्तेमाल हम लोग करें। तीसरी जो चीज आती है कि सोइल हेल्थ को सुधारने के लिए हमको और क्या करना चाहिए, जिसको आपने सुना होगा कि खेती मतलब कि टिलेज, खेती कम से कम करें। खेती से मतलब मेरा फसल उगाने से नहीं है, कहने के मतलब उसके अंदर जो क्रियाकलाप की जाती है, जैसे कि हल चलाना, देसी भाषा में जीरो टिलेज, एक जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, जो मैं किसान भाइयों को बताता हूँ, एक तकनीक है जीरो टिलेज, मतलब कम से कम सस्य क्रिया करना, जिसको हम बोलते हैं कम से कम खेती के लिए। जैसे हम जुताई करते हैं तो हम डायरेक्ट सीडलिंग उसमें लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा पंजाब में कि डायरेक्ट बुआई होती है आजकल, धान की भी, उसमें रोपाई नहीं करते हैं। प्लस गेहूं की भी इस तरह से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मशीन से उसको बुआई कर देते हैं, उसकी जुताई नहीं करनी पड़ती, जिसको हम जीरो टिलेज कहते हैं, यानी कम से कम सस्य क्रियाएं। अब इसके करने से होगा क्या, क्योंकि सोइल में मॉइस्चर होती है, जैसे ही आप सस्य क्रिया करेंगे, जुताई करेंगे, तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो क्या इससे क्या होगा, आपका मॉइस्चर जब आप जीरो टिलेज करेंगे यानी कम से कम सस्य क्रिया करेंगे, तो हमारा जो मॉइस्चर है वो सस्टेन रहेगा, यानी रिटेन रहेगा, जिससे हमारी फसल को अलग से हमको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा खर्चा बचेगा। दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बार बार जितनी ज्यादा हम इस पे क्रियाएं करते हैं या बार बार जितनी ज्यादा सह फसली फसलें लेते हैं, उससे होता क्या, हमारा ऑर्गेनिक मैटर का ह्रास होता है, यानी वो कम होता है बार बार यूज करने से। तो इसका फायदा क्या रहेगा, जो रिड्यूस टिलेज यानी कम से कम सस्य क्रियाएं करें,
जिससे कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर उसमें बना रहेगा, नमी बनी रहेगी और खेती का जो जमीन का जो स्ट्रक्चर वो भी बना रहेगा। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे कि सोइल मृदा के लिए और क्या है, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम शायद इस चीज पे सबसे कम ध्यान देते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल में देखा, किसानों से जो मेरी मुलाकात हुई है कई स्टेट्स में जब मैंने काम किया, 5 से 7 स्टेटों में, तो जो किसान के साथ मैंने जो चीज देखी तो ये थी कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो यूरिया और डाई दो चीज जो जुबान पे है, यूरिया यानी और नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो चीजों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसा कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं संभल में, जो कि काफी आलू होता है, वहां मैंने देखा लोग यूरिया कम से कम 8 से 10 बैग यूज कर रहे हैं 1 एकड़ में और 10 से 12 बैग फास्फोरस का यूज कर रहे हैं, जबकि 3 से 4 बैग यूरिया का यूज कर रहे हैं और 3 से 4 बैग ही हमको फास्फोरस का यूज करना है। ये तो सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, फसल के साथ साथ इंसान की सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी इसी पे आ रहा हूँ पूजा जी। तो ये ज्यादा डालने का एक तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हम जानबूझ के कर रहे हैं। किसान कहता है मैं गरीब हूँ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आती है और किसान की अनभिज्ञता के कारण, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं ज्यादा फास्फोरस या ज्यादा यूरिया डालने से ज्यादा पैदावार होगी। तो इसके दो नुकसान हो गए, एक तो हमारा खर्चा हुआ और वो भी गलत जगह हुआ, और हमारा फोकस सिर्फ 2 चीजों पे हुआ, जो कि 8 से 10 चीजों पे, 10 तत्वों पे होना चाहिए। दूसरा, हमारी जमीन का ये पीएच बढ़ाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फास्फोरस की जो सोल्युबिलिटी है मैक्सिमम 40% होती है वाटर में, और इससे क्या होता है जो अवेलेबिलिटी होती है, ये तो मैं सोल्युबिलिटी बताया मैंने आपको, सोल्युबिलिटी के अलावा सिर्फ 20% फास्फोरस जो है हमारे पौधों को अवेलेबल होती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। और जमीन हमारी जब क्षारीय हो जाएगी तो उत्पादकता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि वो फास्फोरस को नहीं ले पाएगा, हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम इनको भी नहीं ले पाएगा, जिंक की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, जमीन में होगी लेकिन पौधे को ये सब नहीं मिल पाएगा, और प्लस की वजह से हमारी जमीन भी बेकार होगी और हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा, और इकोनॉमिक कंडीशन हमारी भी और हमारे देश की भी इससे खराब होगी। तो हमको करना क्या है, बैलेंस फर्टिलाइजेशन देना है। जैसे एक मात्रा है कि हमको 100 किलो नाइट्रोजन देना है या 150 किलो हमको फास्फोरस देना है, जिंक देना है, बोरोन देना है, मैग्नीज देना है, मैग्नीशियम देना है। तो सभी की पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से इसको क्रॉप की नीड के अनुसार, कि क्रॉप को क्या चाहिए, जैसे गन्ना है, गन्ने की बात करो तो उसको पोटास बहुत ज्यादा चाहिए, 6 गुना चाहिए पोटास फास्फोरस की जगह, लेकिन हम लोग करते क्या है, 6 गुना फास्फोरस डाल रहे हैं, पोटास 1 या 2 बैग डाल रहे हैं। आलू में भी सेम ऐसा होता है, उसको पोटास की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम नॉर्मल क्या प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम लोग फास्फोरस से ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज जो है बैलेंस फर्टिलाइजेशन की तरफ किसानों को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से पूजा जी सभी किसान भाइयों को, सोइल टेस्टिंग। जैसा कि मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ, लगभग 3 से 5 साल के बीच में, अगर 3 साल में कराएंगे तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर मिनिमम की बात करूं तो 5 साल में कम से कम एक बार आपको सही तरीके से और अच्छी जो संस्था हो जिसको आप जानते हैं रेपुटेटेड हो, जैसे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आपको बहुत सटीक जानकारी देता है और आगामी फसल के बारे में और आपके पीएच के बारे में, 8 से लेकर 16 तत्वों के बारे में, जो जरूरी तत्व होते हैं उनके बारे में बताता है कि उसकी कितनी कितनी मात्रा आपकी जमीन में है, क्या कमी है और क्या अधिकता है, जिसके अनुसार आप उचित निर्णय ले सकते हैं और अपनी फसल के अनुसार, उसकी अवस्था के अनुसार सही मात्रा में आप उसको खाद दे सकते हैं जी। तो ये था जो कुछ चीजें जी जिससे कि आप सोइल हेल्थ अपनी सुधार सकते हैं जी। ऐसे में अगर संतोष जी कहीं अगर गलती हो जाए, जैसे कि हमारे किसान भाई पुरानी तकनीकों को अपनाते हुए उस मिथ्या और भ्रम में जी रहे हैं कि यूरिया का या पोटैश का ज़्यादा इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, तो अगर इस भ्रम में वो रहते हैं और अपनी मृदा का स्वास्थ्य यानी सॉइल हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, तो उसे बेहतर करने में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो काम आते हैं, और जब वो काम आते हैं तो कितना समय लग जाता है अपनी मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में दोबारा से? देखिए बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, काफी मुझे लगता है काफी ये जानकारी किसानों के लिए बढ़िया रहेगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम उसका स्वास्थ्य दोबारा से बेहतर कर रहे हैं तब तक हमारा खेत खाली रहेगा, किसान को नुकसान होगा। जी, तो थोड़ा सा मैं इस पे बिल्कुल प्रकाश डालना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि सोइल की, मैंने आपको बताया कि सोइल में कार्बनिक मैटर क्या है। अगर जैसे आपका कार्बनिक मैटर 0.3 है या 0.4 है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। लगभग ये मान के चलिए, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल के अंदर आपके जो स्वास्थ्य है दोबारा हम रीगेन कर सकते हैं, उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। समुचित मात्रा में हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सही तरीके से संतुलित पोषण दे करके उसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा जमीन का कार्बनिक जो मात्रा है उसकी 0.5 है तो उसको हम लगभग 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं कहूँगा, जैसे
लेग्यूमिनस जो पौधे होते हैं, जो हमारी अपने जो क्रॉप होती है, जैसे मैंने आपको बताया दलहनी फसलें जो होती हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे ढैंचा भी होता है, तो उसको उगा करके जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ में ही हम उसको दोबारा खेत में मिला सकते हैं जुताई करके, जिससे कि हमारी कार्बनिक मात्रा की जो जमीन में वो बढ़ जाती है और जिस मृदा का स्वास्थ्य है वो जल्दी से सही हो जाता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ये ध्यान रखना है, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है और मेरा सजेशन भी है, सही मात्रा में आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया किसी चीज की अधिकता से हम दूसरे पोषक तत्वों की भरपाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसा कि आप लोग खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा कि हम कोई सब्जी बनाते हैं तो भाई धनिया है, मिर्च है या लहसुन है या प्याज है या कुछ और लाल मिर्च है, तो हम लाल मिर्च की जगह नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और नमक की जगह हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबकी अपना अपना रोल है। एक लॉ ऑफ मिनिमम आपने सुना होगा, बहुत पुराना एक मेथड है। इनका क्या रहता है, लॉ ऑफ मिनिमम ये बताता है कि हमारे जो पोषक तत्वों की उपलब्धता, अगर जमीन में जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो जमीन में सबसे कम है। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो मैंने किसान भाइयों को बताया कि हमारी जमीन में मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है या और भी मैग्नीशियम है, सल्फर है, लेकिन इसकी उपलब्धता हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक है, बोरोन है, मैंगनीज है, कॉपर है, इन पे निर्भर करती है। अगर ये चीजों की कमी रहेगी तो इवन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये भी पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके से पौधे को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि इनको सही मात्रा में और जरूरी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है पौधे के विकास के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जिंक नहीं डालेंगे तो इम्यूनिटी नहीं आएगी। दूसरी चीज फ्लोरिंग, ज्यादा फूल लाने के लिए जिंक बहुत उत्तरदायी है। पत्ती के सरफेस को बढ़ाने के लिए जिंक उत्तरदायी है। बोरोन नहीं होगा तो क्या होगा, फल फ्रूट की अगर बात करें तो फटने लगेगा। कैल्शियम नहीं डालेंगे तो क्रैकिंग आने लग जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी अगर कैल्शियम नहीं होगा। बोरोन नहीं डाला तो पोलिनेशन सही नहीं होगा और दाने नहीं बनेंगे। तो ये सब चीजें, इसकी भरपाई आप नाइट्रोजन से यानी यूरिया से, फास्फोरस से आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेरे किसान भाई। बहुत अच्छा संतोष जी, बहुत डिटेल में आपने बताया। अच्छा, एक बात दोबारा आप दोहरा कर बता रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये हमारी खाद को, ये नई टेक्नोलॉजी है तो प्राचीन ही भारत के लिए, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है और हमारे बहुत से किसान भाई ऑर्गेनिक खाद या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स का इस्तेमाल करके हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बना रहे हैं। कुछ इस पर आप भी रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी बहुत सी कंपनियां, जो मोदी जी ने बोला है कि सभी कंपनियों को उन्होंने एक सजेशन दिया है और ये बोला है कि किसानों की फसल को, किसान की मृदा को कैसे हम बनाए रखें। इवन सोइल हेल्थ कार्ड भी उन्होंने दिया है, सोइल हेल्थ कार्ड, जिसके थ्रू उन्होंने फ्री सोल्यूशन भी एक बार प्रोवाइड करवाया था और ये समय समय पे कराते रहते हैं। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे कि सोइल हेल्थ, ऑर्गेनिक कार्बन के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी जो सरकार के माध्यम, सरकार ने कंपनियों को जो बोला है, जो हमारा ये कचरा है, जो आप लोग देखते होंगे, जो हम लोग कचरा, जो आम जीवन में जो हम लोग, हमारे घर से जो कचरा निकलता है, उसको, उस कचरे के ढेर आपने देखा होगा दिल्ली में, या जब आप नोएडा से या जब गुजरते होंगे तो कचरे के ढेर इवन हर जगह, मुरादाबाद से गुजरे, कहीं भी गुजरे, जब हम चलते हैं रास्ते में तो चारों तरफ कूड़े के ढेर नजर आते हैं। उसको क्या करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री एवं सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव ले गया, वो कई सालों से चल रहा है और सभी कंपनियां जो फर्टिलाइजर है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं, उनको निष्पादन किया जाता है, यानी डिकम्पोज किया जाता है। उनको एक तरीके से मैकेनाइज सिस्टम से उनको डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज करने के बाद उनको 50 किलो के, उसको इस योग्य बनाया जाता है ताकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट रहें और जो विषैले, जो हानिकारक जो पदार्थ रहते हैं वो नष्ट हो जाएं। उनको नष्ट करके अलग अलग कंपनियों के साथ जो कोलोबरेटिव जो अप्रोच जो अपना रही सरकार, सभी कंपनियां क्या करती हैं, उनको लेकर के किसानों तक ये हम लोग सरकार के माध्यम से हम लोग उनको अवेलेबल कराते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, ये जो हमारा कचरा है उसका निष्पादन हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, और जिससे कि जो हानिकारक गैसेज जो थी SO2, NO2 और CO2 जो कि हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउसेज से निकलती हैं या जो कचरा जो हमारे आसपास पड़ा होता है उससे जो निकलती हैं, इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, हमारी जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती है, जिससे कि हम सांस नहीं ले पाते और सांस से जनित बीमारियां होती हैं, यानी ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, अस्थमा पैदा करता है ये, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने आपको पहले ही बताया था 3 हानिकारक चीजें बहुत होती हैं जब हम डिकम्पोज करते हैं। हमारी जितनी भी चीजें होती हैं, जो खराब चीजें होती है, जो घरों से जो कचरा निकलता है, लेड, जिसको
जिसको मैं 3 चीजों में कहता हूँ, लेड यानी शीशा, आर्सेनिक और कैडमियम। ये तीनों चीजें बहुत जहरीली होती हैं जो कि कैंसर तक पैदा कर सकती हैं और इसके काफी मतलब निकले हैं। आप लोग अगर देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा किसान भाइयों, और मैं पूजा जी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से मानसा और पंजाब के आसपास क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कैंसर कारक जो मरीज हो गए थे, और बार बार वहां से एक ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन भी कहते हैं, जो कि बठिंडा से बीकानेर की तरफ चलती है। तो इसका निष्पादन सही तरीके से बहुत जरूरी है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को खराब ना करे, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे। तो इस तरह की चीज सरकार के माध्यम से और कंपनियां अपने माध्यम से भी चीजों को ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज करके सभी किसानों तक ये हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। प्लस वर्मी कंपोस्ट, जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई, केंचुआ खाद जिसको मानते हैं हम लोग, एक मोलासिस, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि गन्ने की पेराई के बाद जो गन्ना का रेजिड्यू बचता है और शेष बचता है, उसको मिला करके मोलासिस बनाया जाता है और हमारी फसलों के लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। आज संतोष कौशिक जी हमारे साथ हैं जो हमें बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, उत्तर प्रदेश वेस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपको ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों की आगरा की आवाज़, जो कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का, ये अब तक एक कार्यक्रम लेकर आता है जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जिसे आप हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर भी सुनते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज पर भी आप ये सभी विशेषज्ञों की राय, उनके सभी प्रोग्राम्स देख भी सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम एक बार फिर से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित था और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित था। आज के हमारे खास मेहमान हमारे विशेषज्ञ रहे संतोष कौशिक जी, जिन्होंने हमें बताया मृदा का स्वास्थ्य कैसे बढ़ाएं। लेकिन अभी चलने से पहले हम आपसे समान्वित पोषण प्रबंधन पर भी जानकारी चाहते हैं। जी, तो मैं सभी किसान भाइयों को पूजा जी के माध्यम से और 90.4 FM के माध्यम से, आगरा की आवाज के माध्यम से, मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोइल हेल्थ क्या है, उसको क्यों बढ़ाना चाहिए, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम समन्वित पोषण प्रबंध, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक के मतलब मैं आपको हिंदी में बोलूं तो संपूर्ण हम कैसे मैनेज करें, संपूर्ण तरीके से कैसे मैनेज करें कि न्यूट्रिएंट को, जो कि हमारे मृदा के लिए फायदेमंद हो और हमारी जिससे कि खेती हम उसको बढ़िया से कर सकें। तो हमको करना क्या है, आईएनएम बेसिकली है क्या, जिसको हम शॉर्ट रूप में थोड़ा सा बताएंगे। इसमें हमको करना क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक खादों का हमको सही तरीके से कॉम्बिनेशन यूज करना है। थोड़ी सी एक भ्रांति है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कई बार मैं जब किसानों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं जी हम लोग खाद नहीं डालेंगे, ये तो केमिकल है, हम तो खाली ऑर्गेनिक खादें डालेंगे, जैसे केचुआ की खाद, या जैसे मैंने कंपोस्ट का नाम लिया, सिटी कंपोस्ट, जो हम लोग कचरे की बात कर रहे थे, निष्पादन से जो बनता है, तो इसकी जगह से हम उत्पादन लेंगे। लेकिन किसान भाई जानते हैं कि इससे पैदावार तो होगी, लेकिन जो हमारा लक्षित उत्पादन है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं जैसे गन्ने की बात करूं, जैसे हमारा सामान्य उत्पादन जो हम बोलते हैं कि एवरेज जो हमारा उत्पादन है 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। लेकिन अगर इस साल बोलूं मैं, रेड रोड की वजह से वो 200 क्विंटल, 250, 250 क्विंटल काफी कम हो गया। जबकि जहां तक मेरी जानकारी है, गन्ने में लोग 1000 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी पैदावार ले चुके हैं। अभी कैसे ले चुके हैं, तो किसान भाइयों जो भी हमें जानकारी दी, इन्हीं चीजों को हमको ध्यान में रखना है और इनको हमको इम्प्लीमेंट करना है, इनको हमको अप्लाई करना है। इसी में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप सिर्फ कार्बनिक तत्वों की इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पैदावार नहीं आएगी, और हमारी पैदावार नहीं आएगी तो हम पूरे देश को, अगर मैं देश की ना बात करूं, अगर आप देखें अपने पूरे परिवार को, और आपका जो लक्षित है उत्पादन की, मुझे इतना उत्पादन लेना है जिससे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो, आपका लिवलीहुड सही हो, आपका परिवार का सही तरह से संचालन हो, वो भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसका मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन उत्पादन अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लें, तो उनको संतुलित मात्रा में, अधिकतम मात्रा में नहीं, सही मात्रा में हमको कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों का बराबर मात्रा में समन्वयित यानी सही तरीके से हमको उसको देना है। इस बारे में थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। कई बार हमारी बात होती है, मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं केमिकल, भाई यूरिया भी केमिकल है, जो हम लोग मैन्योर अभी जो दे रहे हैं, जो खाद फर्टिलाइजर जो दे रहे हैं, यूरिया है, पोटास है, या अपना डीएपी है, एनपीके है। तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सी भ्रांति ना रखें। देखिए, दो चीज क्या होती है, कार्बनिक अकार्बनिक बेसिकली बोलते हैं क्या, वो चीज अगर हम जमीन में डालें, जैसे हमने मान लो केमिकल फर्टिलाइजर, आपने यूरिया डाला, यूरिया का पौधे ने यूज किया और हमारी जमीन से अवशेष, ध्यान देखिएगा, यानी बचा हुआ पौधा यूज करने के बाद जो बचा रहेगा, अगर वो बच गया
तो हमारी जमीन को खराब करेगा। लेकिन पौधे ने यूज किया और वो जमीन से खत्म हो जाए और हमारे पर्यावरण से खत्म हो जाए, उसको भी हम ऑर्गेनिक की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आलू में जैसा आप लोग कर रहे थे, आप लोगों ने आलू में जैसे 10 बैग डाले फॉस्फोरस के यानी डीएपी के, तो ये जमीन को खराब करेगा, पीएच बढ़ाएगा और हमारी जमीन में जो सोइल एरेशन है उसको खराब करेगा, उसको टेक्सचर को खराब करेगा, स्ट्रक्चर को खराब करेगा। अगर हम केमिकल डालते हैं, केमिकल से मतलब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके या पोटास, उनका अगर हम सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से पौधे के अनुसार, जैसे मक्का की जितनी जरूरत है, शुगर केन को यानी गन्ने को जितनी जरूरत है, या हमारे पैडी को जितनी जरूरत है, उसके अनुसार अगर हम सही तरह जो सब्सिडी की गई है सरकार के द्वारा और जो कंपनियां जो आपको बताती है कितनी कितनी मात्रा में डालना है, तो उसका जो साइड इफेक्ट है यानी अवशोषित जो रेजिडुअल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं बचा रहेगा, तो जमीन में बचा नहीं रहेगा। जब जमीन में बचा नहीं रहेगा तो हमारी जमीन को वो खराब नहीं करेगा। अगर आपने सही मात्रा में डाला, ज्यादा मात्रा में आप डालेंगे तो वो नुकसानदेह होता है। तो सही मात्रा में डालिए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, और दोनों का समन्वय कीजिए यानी बराबर मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बराबर मात्रा में आप डालिए। अब मैं पहुंचता हूं, एक दूसरा पॉइंट है क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्रॉप स्पेसिफिक मतलब जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा बताया भी है, अगर हम धान की बात कर रहे हैं तो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर यानी अमोनियम नाइट्रेट काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन लेता है हमारा पैडी जो होता है उसमें। अगर पैडी की बात करें, अगर हम गेहूं की बात करें तो फॉस्फोरस किसकी अधिकता चाहिए होती है। अगर मैं गन्ने की बात करूं और मैं अगर पोटैटो की बात करूं यानी आलू की बात करूं, इसमें पोटास का बहुत बड़ा रोल होता है, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, आलू को फुलाने में फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, सॉरी उसके ट्यूबर्स के नंबर में फॉस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, पोटास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें एक चमक लेके आता है जो आउटर लेयर है। और जो जमीन में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को पौधों तक पहुंचाने का काम जो होता है, ट्रांसपोर्ट का काम जो करता है वो पोटास करता है। इसलिए पोटास बहुत, उसकी फिनिशिंग बहुत जरूरी है। और जो बीमारियां आती हैं, ब्लाइट जो आती है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अगर हमने पोटास की सही मात्रा डाली हुई है तो ये दोनों बीमारियां कम आती हैं। अगर हमने पोटास की मात्रा गन्ने में पर्याप्त मात्रा दी है तो गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी आती है, चमक बहुत अच्छी आती है, गन्ने का वजन बहुत आता है और बीमारियां भी बहुत कम आती है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि क्रॉप स्पेसिफिक हमको मैनेजमेंट करना है, जिसको जितनी मात्रा में चाहिए। जैसे गन्ने को पोटास ज्यादा चाहिए, आलू को कैल्शियम और पोटास चाहिए, धान को सही मात्रा में, तीनों चीजें बराबर मात्रा में चाहिए। तो मक्के को जो चाहिए ज्यादा मात्रा में यूरिया नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यूरिया की मात्रा ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उससे हमारी पत्तियां मुलायम होंगी, पौधा मुलायम होगा, जब मुलायम होगा तो पौधों का अटैक ज्यादा होगा। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। हर फसल के अनुसार आप लोग खाद अलग अलग तरीके से को जी। जो तीसरा पॉइंट है, मैं पूजा जी के माध्यम से बताना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों को, सोइल टेस्टिंग। मैंने आपको फिर बताया कि सोइल टेस्टिंग हर 3 साल बाद में आप लोग इसको जरूर करें, क्योंकि सोइल टेस्टिंग आपको ये बताएगा कि क्या आपकी जमीन में अब किस चीज की अधिकता है और किस चीज की कमी। उसके अनुसार आप क्या करेंगे, अपनी जमीन की स्वास्थ्य को सही करते हैं। मान लीजिए आपने बार बार एक ही जमीन में गन्ने की फसल ली तो हो सकता है पोटास की कमी आ गई हो, ठीक है। आपने बार बार आलू की फसल ली तो हो सकता है कैल्शियम की कमी आ गई हो। तो फसल के अनुसार भी हमारे जो तत्व वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। और सोइल जो टेस्टिंग कराएंगे, मृदा का जो परीक्षण करेंगे, इसके अनुसार आपको ये पता चल जाएगा कि रियल में किस चीज की हमारे यहाँ पे कमी हो गई है। तो उसके अनुसार हम पोटास दे सकते हैं या फास्फोरस दे सकते हैं या जिंक दे सकते हैं या हम बोरोन दे सकते हैं। तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। जो चौथी जो चीज है, मिनिमाइज, मतलब क्या करना है, उसको कम से कम करना है वेस्ट और पोल्यूशन को। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। अभी आप लोग देखते होंगे कि हरियाणा, पंजाब, इधर के किसान काफी, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, जो स्टबल बचता है यानी जो कटाई के बाद जो बच जाता है, जिसको हम स्टबल बोलते हैं, उसकी कटाई वो क्या होता है, किसान लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। बर्न से क्या करता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि हानिकारक गैसें जो मैंने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में निकलता है, जो कि हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ये डायरेक्टली हमारी गर्मी जो मैं बता रहा हूँ, जो लगातार गर्मी बढ़ रही है, ओजोन, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है। तो मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है और मेरा सजेशन है कि इसको क्या करें। जो भी किसान यूज करते हैं, अगर वो लोग हार्वेस्टर का यूज करते हैं, जो टेक्निकल आजकल किसान कर रहे हैं, हमारे यूपी किसान भी हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं, तो उसमें एसएमएस एक ऐसा ढांचा होता है, एक अपरेटस होता है, एसएमएस एक टेक्निक होती है, उस मशीन के अंदर लग जाती है, हार्वेस्टर के अंदर, जो कि क्या करता है, उसको बारीक कटाई करता है और चॉपिंग कर देता है, यानी हल्के हल्के टुकड़ों में काट देता है उसी स्टबल को, जो कि
कटाई के बाद जो बच जाता है ऊपर के जमीन के ऊपर जो क्षेत्र बच जाता है धान का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और खेत में उसको फैला देता है। जिससे क्या होगा, एक तो आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो ह्यूमन हेल्थ है, जो सांस लेने में नुकसान पहुंचता है, अस्थमा रोगियों के लिए बहुत नुकसानदायक है, जो कि जहरीली गैसों की वजह से, ये भी नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, एक फायदा जो सबसे बड़ा है, अगर चॉपिंग करने से खेत में जो बराबर मात्रा में हम लोग फेंक देंगे, मतलब जो मशीन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उससे क्या होगा, एक तो आपकी नमी जो है वो सुरक्षित रहेगी, नमी का जो ह्रास होगा वो भी बहुत कम होगा। दूसरा क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट है उसका भी ह्रास बहुत कम होगा। और पोल्यूशन, जिसकी वजह से कहते हैं ना, आंधी चलती है पोल्यूशन होता है, और जो कण छोटे छोटे जाते हैं, जो भूसा जो हमारा उड़ता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, इवन एक्सीडेंट्स तक हो जाते हैं। तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, और हमारे जितने भी हैजर्ड्स होते हैं या खतरनाक जो भी रिस्क वाले होते हैं, धूल उड़ने से बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाता है और इसके एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट जो दूषित होता है गैसों के कारण और ये धूल के कारण, वो भी नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जिसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, और धन्यवाद पूजा जी। जी, संतोष जी, आज आपने एक बार फिर से बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, अब समय हमें ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर से हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ढेर सारी जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी। एक बार फिर भारत सरकार और 94.4 FM जो आगरा की आवाज़ है, और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम किसानों तक पहुँच सकें। जी, धन्यवाद। किसान भाइयों, फिर होगी मुलाकात एक नए विशेषज्ञ और नई जानकारियों के साथ। अब तक पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।